Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, I welcome you all again. I'm your chemistry tutor Yasir sir, and this is video lecture number 17 for the class 11th. We are discussing the chapter equilibrium. तो आज मैंने थोड़ी डिफरेंट ट्रेंड की है आपको पढ़ाने के लिए. मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर देखने के बाद आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगे कि आपको कैसा लगा. तो आज का हमारा जो टॉपिक है, rather this will be the last video lecture for the part chemical equilibrium, और उसके बाद हमारा अलग इसका पार्ट स्टार्ट होगा, दैट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम. तो आज का जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस. यानी कि अगर आप इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे, इससे पहले आपने ली चार्ट प्रिंसिपल पढ़ा और उसमें आपने पढ़ा इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर या इफेक्ट ऑफ चेंजिंग वॉल्यूम क्या होता है. लेकिन आज हमने पढ़ना है कि अगर हम इक्विलिब्रियम सिस्टम में, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में या किसी भी प्रोसेस में जो कि इक्विलिब्रियम पे है, उस पर हम ऐड करेंगे इनर्ट गैस. इनर्ट गैस एक नॉन रिएक्टिव गैस होता है. इसके ऐड करने से क्या इफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम पे, ये हम पढ़ेंगे आज. तो इनर्ट गैस का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, ये एक नॉन रिएक्टिव गैस होता है. नॉन रिएक्टिव गैस, नॉन रिएक्टिव गैस होता है. दिस इज अ नॉन रिएक्टिव गैस. जैसे कि आप हीलियम डाल सकते हो, या फॉर एग्जांपल इनर्ट गैस जैसे कि नोबल गैसेस हैं जो कि रिएक्शन में ऐसे इंटरफेयर नहीं करते हैं. लेकिन इसका इफेक्ट समझने के लिए हमें इसमें दो केसेस पढ़नी है. केस नंबर फर्स्ट जो है वो है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड कर रहे हो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखता हूँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम. और दूसरा केस जो इसमें आपको केस सेकंड पढ़ना है वो है एट कांस्टेंट प्रेशर. एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर. इस चीज को आपको समझना है. देखिए, बिफोर कि मैं आपको ये चीजें जो है वो अच्छे से क्लियर करूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर मान लो मेरे पास एक फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया दैट अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, याद होगा आपको ली चार्ट प्रिंसिपल में मैंने आपको पढ़ाया, मैं फिर से वो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करूँगा. जब मैंने आपको पढ़ाया इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम फॉर द रिवर्सिबल केमिकल प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम, उसके बाद उस पर मैंने आपको ये पॉइंट लिखवाया था दैट फॉर दोज रिएक्शंस, अगर आपको याद होगा, फॉर दोज रिएक्शंस वायर डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, जो जीरो के बराबर होगा. तो उनके केस में डियर स्टूडेंट्स चेंजिंग चेंजिंग इस बात को आप समझ लीजिए, चेंजिंग प्रेशर या वॉल्यूम, चेंजिंग प्रेशर या वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम हैज नो इफेक्ट. इस बात को समझिए. यानी कि अगर आप एक केमिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम पे प्रेशर चेंज या वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, बिकॉज आपको पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. आपने एक चेंज किया दूसरा भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली. आप प्रेशर चेंज करते हो, यूजुअली वहां पर वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज करोगे वहां पर प्रेशर चेंज होता है. लेकिन उन रिएक्शंस के लिए जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, खुद ही समझो ना, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स के, तो उसके केस में एनपी माइनस एनआर जीरो होगा. तो उनके केसेस में आप प्रेशर चेंज करो या वॉल्यूम चेंज करो, वहां पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. लेकिन फॉर दोज रिएक्शंस वेयर डेल्टा एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, वहां पे प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है. पहले डिस्टर्ब होता है, उसके बाद शिफ्ट होता है. वो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको अच्छे से, लेक्चर नंबर 16 आप प्लीज देखिए, उसमें मैंने क्लियर किया है. आज आपको क्या पढ़ना है, देखो मैं आपको पहले एक रिएक्शन दिखाता हूँ, एक छोटी सी रिएक्शन, थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं आज आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको ये चीजें समझाऊंगा. वहां पे देखिए, मान लो मैं यहाँ पे एक रिएक्शन दूंगा, और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मैं ये बार बार आपको कह चुका हूं. जब भी आप मोलर कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं ना, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम यहाँ पे आप लीटर्स में लेते हो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने समझा है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन को ही एक्टिव मास भी कहते हैं। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, चेक कीजिए रिएक्शन क्या है। रिएक्शन ये है, मान लो PCl5, PCl5 gives फॉरवर्ड बैकवर्ड मींस रिवर्सिबल प्रोसेस है, इट गिव्स PCl3 जो कि गैस है, एंड प्लस Cl2 ये भी गैस है, एंड इनफैक्ट ये भी गैस है। दिस इज phosphorus pentachloride. Phosphorus pentachloride when it dissociates it gives phosphorus trichloride and chlorine gas. अब आप मुझे बताइए, मान लो इस रिएक्शन के लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं आप इस रिएक्शन के लिए? इस रिएक्शन के लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे लिखते हो, Kc इज इक्विवेलेंट टू, आप Kp में भी लिख सकते हो। सपोज अगर मैं Kc में लिखूं, दैट विल बी द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम multiplied with the molar concentration of product chlorine at equilibrium divided by the molar concentration of PCl5 that is left at equilibrium. ये एक तरीका है। तो Kc आपको निकलता है। अगर आप इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखना पड़ेंगे, लिखना चाहो तो आप लिखोगे Kc के बजाय Kp, वहां पे लिखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। लेकिन मैं आपको एक डिफरेंट चीजें बताता हूँ। इस चीज को, इस इक्वेशन को आप यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट भी रख सकते हो। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मान लो मैं इसको इरेज करूंगा, लेकिन आप इस इक्वेशन को याद रखना, इस इक्वेशन को आप याद रखना। मैं यहाँ पे इरेज करूंगा बिकॉज मुझे जगह चाहिए यहाँ। चेक कीजिए, मान लो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा लेट अस सपोज इनिशियली इस मैं लिखूंगा एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकंड्स। मतलब इनिशियली क्या था, इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स थे? A, सपोज A थे। उस टाइम क्या ये बने थे? नहीं, ये भी नहीं बना था, ये भी नहीं बना था। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0, यहाँ पे मैं लिखूंगा 0। अब देखिए मैं कहूंगा सिंस ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, जाहिर सी बात है सारा रिएक्टेंट कंबाइन नहीं होगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा, इसमें से थोड़ा ही मिलेगा। मान लो एट इक्विलिब्रियम में यहाँ पे कहूंगा एट t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, यानी कि जब इक्विलिब्रियम आ गए उस टाइम जो टाइम है उसको हम टी इक्विलिब्रियम कहेंगे। मान लो A में से कितना खर्च हुआ, मैं कहूंगा A माइनस एक्स, यानी कि A मोल्स में से x पार्ट कंबाइन हुआ है, यानी कि डिसोसिएट हुआ है, और उस टाइम ये बना है, ये भी बना है। तो इस टाइम ये भी डियर स्टूडेंट्स x बनेगा, ये भी x बनेगा। सबको समझ आ रहा है? मैं आपको इंशाल्लाह मैं कभी आपको मोल कॉन्सेप्ट जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कराऊंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा जब भी आप किसी सबस्टेंस से कोई चीज घटाते हो ना, तो वो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से घटाना पड़ता है। मैं इंशाल्लाह आपको आगे प्रॉब्लम्स में भी सिखाऊंगा। फिलहाल मैंने इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स मुझे नहीं पता है कितने हैं, मैंने लिया A, और तब ये 0 थे, ये भी 0 थे। अब मैंने A में से कुछ घटाया, सपोज कितना घटाया, x कोई भी है, मतलब 5% के हिसाब से, 10% के हिसाब से, 20% के हिसाब से, जो भी होगा। अब ये x यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा, आप इसको 1x भी लिख सकते हो बिकॉज इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है। अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 होता ना, सपोज अगर 2 होता तो आपको यहाँ घटाना था 2x के हिसाब से। समझ आ रही है ना? लेकिन फिर यहाँ पे मान लो यहाँ पे फिलहाल 1 ही है, तो यहाँ पे फिर x ही लिखना पड़ता है। अगर यहाँ पे भी 2 होता ना, आपको यहाँ पे भी 2x लिखना था। ये शॉर्ट ट्रिक आप दिमाग में रख ही लो, ये बहुत फायदेमंद कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही फायदा देगा आपको। और ये चीजें ज्यादा आप केमिकल काइनेटिक्स में आगे सीखोगे इंशाल्लाह मैं आपको ये चीजें भी सिखाऊंगा। फिलहाल आप याद रखिए A में से कितना मिला, मैं कहूंगा x। जब A में से x मिला, मैंने खाली x इसलिए लिखा बिकॉज 1 into x का वो भी x ही होता है। सिंस इसका भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो ये भी x बनेगा, ये भी x बनेगा। फिलहाल तो ये खाली है कितना हुआ। जरा मुझे बताओ इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन किसकी बराबर है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन, सिंस आपको पता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन होती है बराबर नंबर ऑफ मोल्स, ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ये मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, कितने थे पहले? A मोल्स, इसका 0 था, इसका 0 था, ये कितने रह गए? A में से x चला गया, A में से x मिला, बचा कितना? A माइनस एक्स। सबको समझ आ रहा है? A माइनस एक्स मोल्स बचे, इसके x मोल्स बने, इसके x मोल्स बने, ये मोल्स है यहाँ पे। मुझे पता, लेकिन मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिमाग में रखो, मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है बराबर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने बचे यहाँ पे तो एक्स मोल बचा, यहाँ पे भी एक्स मोल बचा, और इसका A माइनस एक्स बचा। मुझे बताओ इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन, खाली इसकी एट इक्विलिब्रियम कितनी होगी? दैट मींस A माइनस एक्स डिवाइडेड बाय V मैंने इसलिए डिवाइड किया बिकॉज मुझे मोलर कॉन्सेंट्रेशन से रिलेट वास्ता है। अब इसकी बताओ मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है एट इक्विलिब्रियम? x तो नंबर ऑफ मोल्स है,
लेकिन जो ही आप डिवाइड V से करोगे तो इक्वली मोलर कॉन्सेंट्रेशन बनेगी। और बताओ इसका भी कितना है, दैट इज x/v। सबको समझ आ गया ना। अब ये वैल्यू जो है ये इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करो। चलो ये तो मैं इरेज करूंगा बिकॉज ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है। चेक कीजिए, देखिए मैंने आपको इससे भी पहले कहा कि Kc इस रिएक्शन के लिए क्या था, इस रिएक्शन के लिए Kc था मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 into molar concentration of Cl2 divided by molar concentration of PCl5। क्या डियर स्टूडेंट्स यही था, बिल्कुल यही था। अब मुझे बताओ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम कितनी है, वो तो यहाँ पे है, तो लिखो देयरफॉर Kc विल बी इक्विवेलेंट। बताओ PCl3 कितना है, x/v, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x डिवाइडेड बाई v इनटू, इसको मैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में रखूंगा। बताओ Cl2 का कितना है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, वो भी है x/v के बराबर, वो मैं ऐसे लिखूंगा डिवाइडेड बाई। बताओ मोलर कॉन्सेंट्रेशन PCl5 की कितनी है इक्विलिब्रियम पे, तो PCl5 की इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है बराबर A माइनस एक्स डिवाइडेड बाई V का, ऐसे ऐसे लिखेंगे। आप देखिए, देखिए मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, बहुत सिंपल है। x बाई वी, ये डिवाइड में चला जाएगा, x बाई वी, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना ये बनेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। देखो v इंटू वी स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये नीचे देखो, यहाँ पे नीचे तो ये a माइनस एक्स है, लेकिन डिवीजन में जो v है ना ये ऊपर चला जाएगा, मैं ऐसे लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाई v इंटू ए माइनस एक्स। ये एक ही बात है, एक ही बात है, मैंने बहुत सिंप्लीफाई किया, बहुत ईजी है। अब जरा देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक v और यहाँ का स्क्वायर एक चला जाएगा। जरा बता मुझे Kc किसके बराबर है, Kc बराबर है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, पहले मैंने ये लिखा, और b डिवाइडेड बाई नीचे एक रहा, दैट इज b। इस रिएक्शन के लिए Kc जो है वो इसके बराबर है। अब ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूं, मैं अब क्या कर रहा हूं, मान लो इस रिएक्शन में मैं इनर्ट गैस ऐड कर रहा हूं। इनर्ट गैस, इनर्ट मैंने अभी कहा, इनर्ट गैस केमिकली इनर्ट होता है, ये नॉन रिएक्टिव गैस होता है, ये किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट तो नहीं करेगा। लेकिन एक चीज है, अब मैंने ऐड किया, लेकिन ऐड क्या किया, अब आइए यहां पे पहला केस में पढ़ता हूं, ऐड कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐड कांस्टेंट वॉल्यूम, चेक कीजिए। और मैंने आपको सपोज रिएक्शन जो ली वो मैंने ये ली, समझाने के लिए इस पॉइंट को मैंने रिएक्शन जो सपोज की थी वो ये थी। बताओ Kc किसके बराबर निकला आपको, एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है, एक्स आपको प्रॉब्लम से मिल सकता है, एक्स की इसमें से कितना पार्ट मिला, रिएक्ट कितना हुआ, यानी कि डिसोसिएट कितना हुआ, एक्स था, तो आपको प्रॉब्लम में दिया होगा, ये आप आराम से निकाल सकते हो। ए क्या है, यहाँ पे जो ए है, ये आपको पता है कि इनिशियल इसके मोल जो थे पहले, वो भी आपको पता है, वॉल्यूम भी दिया होगा। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ इनवर्सली रिलेटेड है। व्हाट डज इट मीन, अगर आप वॉल्यूम चेंज करते हो, वॉल्यूम बढ़ाते हो या घटाते हो, तो उसके हिसाब से Kc जो है वो चेंज होगा, यानी कि Kc ही जब चेंज होगा इसका मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। बात आई समझ, मगर यहां पे आप इनर्ट गैस, कोई भी इनर्ट गैस, फॉर एग्जांपल नियॉन गैस, फॉर एग्जांपल अर्गॉन गैस, बात समझ आ रही, फॉर एग्जांपल अर्गॉन गैस, आपने ये गैस जो है नॉन रिएक्टिव गैसेस ऐड किए इस रिएक्शन के मिक्सचर में इक्विलिब्रियम पे, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यानी कि आप ऐड तो कर रहे हो लेकिन आप वॉल्यूम को चेंज नहीं होने दे रहे हो। पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था, Kc, सर ये था, मैं स्टार डाल देता हूं यहां पे। अब आपने इनर्ट गैस ऐड किया, इनर्ट गैस तो इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के साथ तो वो मतलब जरूरत नहीं रखता कि वो रिएक्ट कर सकता है बिकॉज वो इनर्ट है, लेकिन वो वॉल्यूम चेंज कर सकता है बिकॉज आप अमाउंट डाल रहे हो, जब आप अमाउंट डालोगे तो वो जगह लेगा, तो वॉल्यूम जो है सिस्टम का एक्सपैंड हो सकता है। लेकिन आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड कर रहे हो, यानी कि आप वॉल्यूम को चेंज नहीं होने दे रहे हो। जब आप डियर स्टूडेंट्स वॉल्यूम को चेंज नहीं होने दे रहे हो, कुछ इक्वेशंस ऐसी होती है ना जहां पे वॉल्यूम यहां पे भी आ सकता है, इस रिएक्शन के लिए वॉल्यूम नीचे आ गया। कोई रिएक्शन ऐसी होगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट से ही ज्यादा होगी, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट से ज्यादा है, यहाँ पे वॉल्यूम नीचे आएगा। और कभी कोई ऐसी रिएक्शन होगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट से ही ज्यादा होगी, मान लो ऐसे ट्वाइस NO2 गिव्स फॉरवर्ड बैकवर्ड N2O4, इसके केस में अगर आप Kc निकालोगे ना, उसमें वॉल्यूम जो, इसमें रिएक्टेंट्स ही ज्यादा है, प्रोडक्ट्स कम है, देखो ना रिएक्टेंट्स दो है, प्रोडक्ट एक ही है, वहां पे आपको वॉल्यूम मल्टीप्लाई में आ जाएगा। वो आप घर में प्लीज चेक करके देख लीजिए, डिवीजन में आए वॉल्यूम
या आपको मल्टीपल में ऊपर आ जाए, आपको उससे वास्ता नहीं है। यहाँ पे मसला क्या है, और वो रिएक्शन है जहां पे डेल्टा एन जीरो है, जो कि मैंने पहले केस दिखाया, वहां पे वॉल्यूम सिस्टम में नहीं आता है, वहां पे वॉल्यूम नहीं आता है। चलो ये चीजें मैं आपको दिखाऊंगा इसके केस में और उसके केस में जहां पे डेल्टा एन जीरो होता है। मैं पहले ये चीज क्लियर करूंगा आपको। यहाँ पे देखो वॉल्यूम आया ना नीचे, लेकिन आप क्या कर रहे हो काम, आपने जो इनर्ट गैस ऐड किया वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया, यानी कि आप वॉल्यूम को चेंज नहीं होने दे रहे हो। जब आप वॉल्यूम को चेंज नहीं होने दोगे, बाकी तो कांस्टेंट है ना, आपने खाली इनर्ट गैस ऐड किया, आप देखोगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, जो भी सब्सटेंस है वो चेंज नहीं होती है। जब वो चेंज नहीं होती है, इसका मतलब है केसी उस रिएक्शन के लिए चेंज नहीं होता है। जब केसी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता। तो याद रखिए, जब भी आप इनर्ट गैस, कोई नॉन रिएक्टिव गैस किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में इक्विलिब्रियम पे ऐड करोगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम केसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड हेंस इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब्ड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम जब आप ऐड करोगे, ठीक है ना, सिंस द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस कामा the volume, since comma the volume remains, since comma the volume remains constant, since comma the volume remains constant, therefore molar concentration of substances, the molar concentration of substances involved, substances involved कौन है यहाँ पे, reactants and products, does not change, does not change। जब मोलर कॉन्सेंट्रेशन ही चेंज नहीं हुई, बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट है, जब वॉल्यूम ही चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम चेंज होने से मोलर कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हुआ है, हेंस केसी डज नॉट चेंज। जब डियर स्टूडेंट्स केसी चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है, हेंस केसी remains same, hence kc remains same। when kc remains same, that means equilibrium is not disturbed। तो आप याद रखेंगे, जब भी आप इनर्ट गैस किसी भी रिएक्शन मिक्सचर पे ऐड करोगे इक्विलिब्रियम पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सिंस वॉल्यूम ही चेंज नहीं हुआ, मोलर कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है। जब मोलर कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है, उसकी वजह से डियर स्टूडेंट्स केसी चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा, एंड हेंस इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब्ड। तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि इनर्ट गैस ऐड किया जा रहा है एक केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बताइए इक्विलिब्रियम पे फर्क पड़ेगा या नहीं, आपका आंसर होना चाहिए इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब अगर मैंने रिएक्शन की या इनर्ट गैस ऐड किया एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर मैंने कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड किया तो क्या होगा, देखो केस सेकंड क्या था इसमें, केस सेकंड था अगर मैंने इनर्ट गैस ऐड किया एट कांस्टेंट प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे समझ लेना ये कांस्टेंट प्रेशर का क्या मतलब होता है। देखिए कांस्टेंट प्रेशर का क्या मतलब होता है, मान लो चलो ये चीजें तो आपको समझ आ गई, ये मैं रेज करता हूं, ये मैंने आपको समझाया, और ये जो मैंने बीच में आपको इक्वेशन बताई थी ना निकाल के, मैंने बस आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए मान लो आपके पास एक सिस्टम है, आपके पास एक कंटेनर है, चेक कीजिए, आपने इस कंटेनर में क्या है, आपका एक मिक्सचर है, मान लो ये रिएक्शन जो आपने अभी रखी, एक तो इसमें PCl5 है, PCl5 है, इट गोज फॉरवर्ड बैकवर्ड, PCl3 प्लस Cl2, यही रिएक्शन जो मैंने अभी थोड़ी देर आपको करवाई। और आपका क्या है, आपका कंटेनर ये है और ये कंटेनर क्लोज्ड है, जाहिर सी बात है क्लोज होना चाहिए, बिकॉज गैस है, ये तो भाग जाएंगे, वरना इक्विलिब्रियम ओपन कंटेनर्स में एस्टैब्लिश नहीं होता है, वो क्लोज्ड कंटेनर्स में आता है। अभी तक आपने फिर क्या किया, आपने इस कंटेनर में इनर्ट गैस डाला था, जब आपने इनर्ट गैस डाला लेकिन आपने वॉल्यूम को चेंज नहीं होने दिया, वॉल्यूम जितना था ना उतना ही, वॉल्यूम के चेंज वॉल्यूम के ना चेंज होने से जो है वहां पे कोलिजन ज्यादा होंगे और प्रेशर तो बढ़ेगा, उस टाइम प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम केसी खाली वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। अब देखो दूसरा केस एट कांस्टेंट प्रेशर, अब मान लो आपने यहां से एक आउटलेट लिया, इनलेट लिया, और आपने यहां पे क्या डाला, यहां पे आपने इनर्ट गैस डाला, यहां से देखिए इनर्ट गैस डाला आपने यहां से, जो ही आपने इनर्ट गैस डाला अंदर, आप क्या कर रहे हो काम, इनर्ट गैस क्या कर रहा है काम, इनर्ट गैस
गैस होगा, जाहिर सी बात है, मॉलिक्यूल्स होगी। ये मॉलिक्यूल जब नीचे नीचे आ रहे हैं, नीचे नीचे आ रहा है, ये इसमें जाएंगे। देखिए, जब ये इसमें जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, हालांकि रिएक्ट तो नहीं करेंगे बिकॉज ये इनर्ट है, नॉन रिएक्टिव है, लेकिन इनका नंबर जब अंदर बढ़ जाएगा ये कोलिजन्स करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। यहां पे इफेक्टिव कोलिजन्स होगी, कोलिजन्स करेंगे वहां से। याद रखना, जितने नंबर ऑफ कोलिजन्स ज्यादा होते हैं, इस पॉइंट को समझिए, नंबर ऑफ कोलिजन्स, number of collisions is directly proportional to the pressure created। याद रखिए इस बात को, जितने नंबर ऑफ कोलिजन्स एक सिस्टम में ज्यादा होते हैं ना, उतना प्रेशर बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, जितना आपको एक कमरे में धक्का ज्यादा आएगा, हम कहते हैं प्रेशर ज्यादा आ गया। अब आप क्या कर रहे हो, सिंस आपके इनर्ट गैस ऐड करने से अंदर कोलिजन्स की वजह से प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर जब इंक्रीज हुआ, लेकिन आपको रखना क्या है, प्रेशर कांस्टेंट। तो आप क्या कर रहे हो, आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो, बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डज इट मीन, यानी कि जितना प्रेशर ज्यादा है उतना वॉल्यूम कम है, और जितना प्रेशर कम है उतना वॉल्यूम ज्यादा है। अब बात को समझिए, पहले वॉल्यूम कितना था, मान लो वॉल्यूम इस मिक्सचर का V था, समझिए इस बात को, क्या था, वॉल्यूम V था, जो कि मैंने यहां पे लिखा V। जो ही आपने इनर्ट गैस ऐड किया, पहले वाला केस क्या था, वॉल्यूम कांस्टेंट रखो, यानी कि नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़े, प्रेशर बढ़े, क्या बढ़े, लेकिन मैं वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं करने दे रहा हूं। प्रेशर बढ़े क्या हो, लेकिन मुझे वॉल्यूम कांस्टेंट रखना था, वो मैंने पहला वाला केस पढ़ा है। वॉल्यूम कांस्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन कांस्टेंट, देयरफॉर इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पे केस उल्टा है, आपने जो ही नॉन रिएक्टिव गैस ऐड किया, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़े, नंबर ऑफ कोलिजन्स जब बढ़े प्रेशर बढ़ा, जो ही प्रेशर बढ़ा, पहले भी वैसा ही हुआ था, पहले भी प्रेशर बढ़ा था, पहले भी प्रेशर बढ़ा था, लेकिन उस टाइम जितना भी वॉल्यूम था आपने उसको चेंज नहीं होने दिया, आपने वही रखा जो भी था। लेकिन यहां पे क्या कर रहे हो, यहां पे आपको सिस्टम बता रहा है, यार आपके नॉन रिएक्टिव गैस आने से कोलिजन्स बढ़ गए और मेरा प्रेशर बढ़ गया, लेकिन हम इसको कह रहे हैं प्रेशर को बढ़ने नहीं देना, बिकॉज मुझे ऐड कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि जो प्रेशर पहले था उतना ही रखना। इसने कहा नहीं, वहां तो प्रेशर बढ़ गया, तो मैं इसको कह रहा हूं अगर बढ़ गया तो कम करो। देखो, जब प्रेशर बढ़ गया, जब प्रेशर बढ़ गया, लेकिन आपको इसको क्या करना है, ये बढ़ गया, इंक्रीज हुआ, लेकिन आपको ओरिजिनल वैल्यू रखना है, आपको इसको डिक्रीज करना है। जो ही आप प्रेशर डिक्रीज करोगे, प्रेशर डिक्रीज करोगे ना, उस टाइम वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। सो इन ऑर्डर टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज टू बी इंक्रीज्ड। यहां पर वॉल्यूम उस टाइम आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। वॉल्यूम इसलिए इंक्रीज करना पड़ेगा बिकॉज आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना है, और आपकी इनर्ट गैस ऐड करने से प्रेशर वहां पे इंक्रीज हुआ था। जो ही आप कांस्टेंट प्रेशर रखना चाहते हो, तो आपको सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ता है। मान लो मैं यहां पे लिखूंगा V डैश, एंड V डैश जो नया वॉल्यूम आया, इट इज क्लियरली ग्रेटर देन V। तो बता मुझे, जब वॉल्यूम ही आपका इंक्रीज हुआ, अब आ जाइए यहां पे, जरा यहां पे आ जाइए, वही रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है, PCl5। चेक कीजिए, क्या ये Kc किस रिएक्शन के लिए निकला था, PCl5 गिव्स फॉरवर्ड बैकवर्ड PCl3 प्लस Cl2, क्या यही था। इसी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे ये एक्सप्रेशन आई थी कि नहीं आई थी। अब देखिए, इन ऑर्डर टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट, व्हाट यू हैव टू डू, in order to keep the pressure constant, we have to increase the volume, the volume gets increased, the volume is increased। यहां पे जो वॉल्यूम है डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम गेट्स इंक्रीज। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए इंक्रीज हो रहा है बिकॉज मुझे प्रेशर कांस्टेंट रखना है। अब मुझे आप यहां पे बताइए, जब वॉल्यूम ये पार्ट इंक्रीज हुआ, आइए ना यहां पे इस रिएक्शन के लिए, जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, बताओ Kc क्या हो जाएगा, Kc तो चेंज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर, तो Kc यहां पे इंक्रीज हो गया। Kc इंक्रीज होना, हालांकि K का वैल्यू कांस्टेंट होता है, बेसिकली ये क्यों रिएक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू चेंज होता है। जब ये चेंज हो गया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे नहीं, देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, मैंने आपको पिछली बार भी यहाँ पे आपको समझाया, मान लो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है और यहाँ पे वैल्यू Kc है, और अगर Kc कम हो रहा है तो इसका मतलब है वो Qc होगा, वो कम भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे पहले Kc था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब सिंस आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा तो आपको वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ा। जब आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया तो इसका मतलब है ये इंक्रीज किया, ये इंक्रीज किया, तो ये डिक्रीज होगा बिकॉज ये इनवर्सली रिलेटेड है। जब आपने ये इंक्रीज किया बिकॉज ये V डैश में चेंज हो गया, तो इसका मतलब ये डिक्रीज हुआ। अब ये बेसिकली डिक्रीज नहीं होगा, उसका वैल्यू जो हम लेते हैं वो इन टर्म्स ऑफ Qc लेते हैं, इसका मतलब है Qc यहाँ पे पहुंचा। लेकिन आप क्या करना चाहते हो, जो ही आप कहते हो Kc तो चेंज हुआ Qc में, तो आप कह रहे हो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया।
लेकिन अब सिस्टम क्या करेगा, कोशिश वापस इक्विलिब्रियम पे जाने की। तो इसका मतलब है आपका क्यूसी यहां है, आपको इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। बताओ मुझे ये क्यूसी कब इंक्रीज होगा, बताओ ना। क्यूसी तब इंक्रीज होगा, क्यूसी तब इंक्रीज होगा जब ये और ये इंक्रीज होगी। बिकॉज यहां पे देखो ना, ये एक्स एक्स क्या था, चेक कीजिए। केसी ये है ना, ये जो मैंने केसी का वैल्यू लिखा ना, ये यहां से निकला। अब मुझे बताओ, आपने ये इंक्रीज किया, ये डिक्रीज हो गया, मैंने वो दिखाया क्यूसी पे। लेकिन आप चाहते हो मैं वापस केसी पे आ जाऊं, तो इसका मतलब है आपको केसी कम हुआ, आपको ये बढ़ाना है। ये बढ़ेगा कब, जब या तो डिनोमिनेटर में टर्म कम हो जाएगी, या तो ये न्यूमरेटर में टर्म बढ़ जाएगी। मुझे बताओ ना, ये और ये कब बढ़ेंगे, ये और ये कब बनेंगे, ये और ये तब बनेंगे जब ये कम होगा। यानी कि इसका मतलब है अगर आपको क्यूसी का वैल्यू केसी के बराबर करना है, तो आप देखो ना, आप आगे जा रहे हो कि पीछे जा रहे हो, आप आगे जा रहे हो। इसका मतलब है आपको फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। चेक करो ना, फॉरवर्ड से क्या होगा, फॉरवर्ड से ये तो कम होगा लेकिन ये बढ़ जाएगा, और आपको चाहिए तो ये था, आपको ये बढ़ाना था। ये बढ़ाओ या ये कम करो, आपका केसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। यानी कि क्यूसी इंक्रीज होगा कब तक, जब तक आपका केसी का वैल्यू ना पहुंच जाए। तो इसका मतलब ये हुआ दैट इस रिएक्शन के लिए अगर आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो कांस्टेंट प्रेशर पे, देन फॉर सच रिएक्शन what will happen, the Kc will decrease definitely because the volume gets increased. Volume has to increase in order to keep the pressure constant, and for this reaction Qc का वैल्यू कम हो जाएगा। but in order to make Qc the value of Qc equal to Kc, that means the equilibrium, that means there will be a shift, and shift to इस डायरेक्शन में होगा, so that Qc का वैल्यू Kc के बराबर होगा। तो जाहिर सी बात है आपका Qc यहाँ पे है, कम है, बिकॉज यहाँ पे आपका क्यूसी का वैल्यू आया वो लेस देन है केसी। तो आप जो ही आपका क्यूसी का वैल्यू लेस देन केसी है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब है। तो आप क्या करोगे, मुझे इक्विलिब्रियम पर वापस जाना है, इसलिए क्यूसी का वैल्यू मुझे केसी के बराबर करना है, तो उसके लिए आपको आगे जाना पड़ेगा। जब आगे जाओगे इसका मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे जो सिस्टम होगा, इन ऑर्डर टू री एस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम, द सिस्टम विल शिफ्ट, the system will shift itself, the system will shift itself in the forward direction, the system will shift itself in the forward direction। कहना मैं ये चाह रहा हूं आपको, जब सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये भी इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज होगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये डिक्रीज होगा। तो आपका ये इंक्रीज हुआ या आपका ये डिक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ इसका मतलब है ये इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब है ये इंक्रीज हुआ। जो कि आपका पहले डिक्रीज हुआ था वो बराबर केसी पे आ जाएगा, और उस टाइम आप फिर से इक्विलिब्रियम पे आ जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उस टाइम मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड हेंस इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करते हो तो उस टाइम आपको देखना पड़ेगा कि रिएक्शन कौन सी है, और उसके हिसाब से आपको चेंज लानी पड़ेगी। जैसे मैं इस रिएक्शन को समझाने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, प्लीज अच्छे से समझें। देखिए मैं आपको एक और रिएक्शन दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक्स में ऐसे नहीं दिया गया है, तो प्लीज आप समझिए। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, twice NO2 gives forward backward N2O4, ये भी गैस है, ये भी गैस है। देखिए एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी, मान लो इसके कितने मोल्स थे, मैं कहूंगा A मोल्स, ये रिप्रेजेंटेशन है जैसे मैंने उसका लिखा था, और उस टाइम ये बने नहीं तो ये 0 था। बताओ एट टाइम t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आया तो बताओ इसमें से कितने रिएक्ट हुए थे, मैं लिखूंगा A तो पहले थे जो मैंने लिए थे, माइनस आप कहोगे फिर से x, लेकिन कितने x उस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से घटाना है, वहां पर मैं लिखूंगा 2x। अब देखिए सिंस इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था इसलिए मैं लिखा 2x, इसका 1 है तो इसका मैं लिखूंगा यहाँ पे x। अब मुझे पता मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, देखिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी बताओ, वो कैसे लिखते हैं, a माइनस 2x डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, और इसका आएगा x डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ठीक है ना। अब बताओ जरा Kc बताओ इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, Kc विल बी इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4 डिवाइडेड बाई मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2, और उसका जो पावर है वो स्क्वायर है, तो सीधी सी बात है
जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर में चढ़ेगा। अब चेक करो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो आप बताओ मुझे N2O4 इक्विलिब्रियम पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, वो है ना x डिवाइडेड बाई v। देखिए x डिवाइडेड बाई v, वो तो मैंने लिखा x डिवाइडेड बाई v। बताओ NO2 की कितनी है मोलर कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे, वो है a माइनस 2x डिवाइडेड बाई v। चेक कीजिए, लेकिन सिंस इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, यानी कि जो मैंने पावर में चढ़ा है तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा पावर में ऐसे रेज़्ड पावर 2। देखिए सबको क्लियर हुआ। अब देखो ये किसके बराबर हो गया, चेक करो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मैंने इरेज कर दिया। देखिए अब देखो Kc किसके बराबर हो गया, सो Kc विल बी इक्वल टू, देखिए x डिवाइडेड बाई v, वो तो सीधे ही मैं लिखूंगा x डिवाइडेड बाई v। अब देखो ये जो नीचे ये स्क्वायर इसका भी है और ये v का भी स्क्वायर है, मैं अलग अलग लिखूंगा। देखो v जब नीचे है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में ऊपर आएगा और अपना स्क्वायर लेके आएगा तो v स्क्वायर लिखूंगा, और जो डिवीजन में रहेगा वो मैं लिखूंगा ऐसे a माइनस 2x का होल स्क्वायर। सबको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक v और यहाँ पे एक v कैंसल। बताओ Kc इस रिएक्शन के लिए किसके बराबर निकला, वो निकला x मल्टीप्लाइड बाई v डिवाइडेड बाई a माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब देखो इस रिएक्शन के लिए Kc किसके बराबर है, चेक इट आउट। आप उस पे मत जाओ, x स्क्वायर आएगा a माइनस x आएगा, सर यहाँ पे तो खाली x आया, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर था ही नहीं, उस पे मत जाओ, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन पे। आप वॉल्यूम पे कंसंट्रेट करो। इस वाली इक्वेशन में वॉल्यूम डिनोमिनेटर में आया था, लेकिन इस वाली इक्वेशन में वॉल्यूम न्यूमिनेटर में आ गया। जाहिर सी बात है ये रिएक्शन डिफरेंट थी, वो रिएक्शन डिफरेंट थी। अब यहाँ पे मुझे बताओ, अगर आप इनर्ट गैस फिर से ऐड करोगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, फिर से कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम ही कांस्टेंट रहेगा, बाकी तो कांस्टेंट है ही, जब वॉल्यूम ही चेंज नहीं होगा तो क्या ये चेंज होगा? सो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब मुझे बताओ, अब अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे डालोगे, फिर से सुनो, कांस्टेंट प्रेशर पे जब डालोगे तो मैंने उसके लिए बताया आपको कोलिजन्स होते हैं, प्रेशर इंक्रीज होता है। इन ऑर्डर टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम हैज टू बी इंक्रीज, तो वॉल्यूम उस टाइम इंक्रीज होगा। वही कंडीशन होगी जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यानी कि v डैश जो नया आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन v। अब वॉल्यूम इंक्रीज फिर से हुआ, इसका मतलब है जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, मोलर कॉन्सेंट्रेशन में जब वॉल्यूम ही इंक्रीज होता है डियर स्टूडेंट्स, तो अब यहां पे देखो इस रिएक्शन के लिए क्या होगा। अब जब आपका वॉल्यूम ही इंक्रीज हुआ तो बताओ वॉल्यूम जब ये पार्ट इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब ये भी इंक्रीज होगा, तो उस टाइम आपका जो नया आएगा यानी कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, और जब आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ आप उस टाइम क्या लिखोगे, के तो नहीं लिखोगे बिकॉज के तो चेंज हो गया। अब उस टाइम आप लिखोगे के क्यू सी, ये तो के सी था, ये तो क्यू सी था अगर लेस होता, लेकिन इस टाइम तो क्यू सी ग्रेटर है। देखिए आपका क्यू सी ग्रेटर है, सिर्फ आपका क्यूसी आया एंड ग्रेटर, तो यहाँ पे मतलब आया आपका क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी। अब आप पूछेगा कोई क्यों, बिकॉज आप कहोगे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज करने से केसी अब केसी नहीं रहा है, जो न्यू वैल्यू है उसको मैंने क्यूसी से रिप्रेजेंट किया। अब आप क्या करोगे, आपको क्यूसी को वापस केसी के बराबर करना है, तो बताइए ना आप कहाँ जा रहे हो, तो पीछे जा रहे हो। जब आप पीछे जा रहे हो तो आपको बैकवर्ड जाना पड़ेगा, तो बताओ मुझे उस टाइम क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ दैट उस टाइम आपको बैकवर्ड जाना पड़ेगा, दैट्स इट, यानी कि इक्विलिब्रियम उस टाइम शिफ्ट होगा टू बैकवर्ड डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट वहां पे जो सिस्टम होगा, इन ऑर्डर टू रीएस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम, सिस्टम विल गेट शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, सिस्टम विल गेट शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये दिमाग में डाल दो आपने, इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, और जब बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा जाहिर सी बात है, आप देखो ना जब बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका ये बढ़ेगा, ये बैकवर्ड में जाओगे, जाहिर सी बात है, समझो बैकवर्ड जब जाओगे, बैकवर्ड जाना इसका मतलब है ये कम होता जाएगा लेकिन ये बढ़ेगा। जब यही बढ़ेगा, और NO2 आपको पता है Kc में वो डिनोमिनेटर में आता है, जब NO2 ही बढ़ेगा इसका मतलब है डिनोमिनेटर में ही टर्म बढ़ रही है, जब ये बढ़ेगा उस टाइम ऑटोमेटिकली आपका Qc कम हो जाएगा, वो Kc के बराबर होगा। तो ये था अबाउट लेक्चर नंबर 17, जिसमें हमने ये पढ़ा दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। सो देयर आर टू केसेस, वन इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उस टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिएक्शन कोई भी हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड करोगे ना डियर स्टूडेंट्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज या तो आपका वॉल्यूम Kc की एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में आएगा या तो न्यूमरेटर में आएगा, या तो वो रिएक्शन जहां पे डेल्टा एन जीरो है ना वहां पे वॉल्यूम एक्सप्रेशन Kc में नहीं आएगा, आप चेक करके देख लेना, वो आपके लिए होमवर्क है। लेकिन सिंस
न्यूमरेटर में आए या डिनोमिनेटर में आए, जहां पे भी आए, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तब केसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करना चाहते हो तो उस टाइम वॉल्यूम को इंक्रीज होना है, बिकॉज आपके ऐड करने से नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ते हैं, प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए यू हैव टू इंक्रीज द वॉल्यूम। और उस टाइम आपको देखना पड़ेगा वॉल्यूम अगर डिनोमिनेटर में है तो फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा, जो भी है, मतलब डिनोमिनेटर में जब था तो फॉरवर्ड में गया, जब न्यूमरेटर में आया तो बैकवर्ड में आ गया। तो आप आराम से ये चीजें सीख सकते हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 17 एंड वी हैड फिनिश्ड द फर्स्ट पार्ट, that is chemical equilibrium. Inshallah we are going to discuss in the next video lecture new part of the same unit, that is ionic equilibrium. Till then अपना ख्याल रखिए, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।